नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। जुस्तजू थी ख़ास जिसकी राइटर हैं ज़ीनिया शुरजील। ये उसकी चौथी किस्त है। किस्त शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं वैसे तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा नावल प्रोवाइड किया करूँ, ज़्यादा ड्यूरेशन का नावल दिया करूँ, बट होता ये है कि आज तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। और मैंने सोचा था कि मैं एक और नावल भी शुरू कर लूँगी, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मंडे से मेरे कंसेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, मतलब मुझे छुट्टी नहीं होनी उनमें। और थोड़ा सा टाइम पेपर देने के बाद थोड़ा सा टाइम होता है, फिर नेक्स्ट डे फिर पेपर होता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि कितना कम टाइम होगा मेरे लिए। तो मैं अभी तो ये कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ी एपिसोड प्रोवाइड करूँगी और रिकॉर्ड कर लूँगी। 1-2 दिन में एक और दो शॉर्ट नावल्स अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, मतलब पहले से रख लूँगी रिकॉर्ड करके और फिर बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 1 हफ़्ते का गैप लूँगी तो बहुत बुरा होगा मेरे चैनल के लिए, तो मैं इसीलिए ऐसा नहीं करूँगी। मैं 1-2 नावल, छोटे नावल रिकॉर्ड कर लूँगी और उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा मैं आज आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि हमें एक असाइनमेंट मिली हुई थी कि हमने कम्युनिटी में एक वेलफेयर के लिए उसके लिए काम करना है। कुछ इस तरह की मैम ने असाइनमेंट दी थी। अकॉर्डिंग टू मैम के आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने ना एज अ स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैम ये कह रहे थे कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा पैसे लगाओ, बट आप लोगों ने ना अपने पास से 100 रुपीज़ लगाने हैं और वो काम आप लोगों ने करना है कि, और उसकी आप लोगों ने पिक बनानी है जो काम आप लोगों ने किया हो ना, और साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने एक पेज पर लिखना है हैंड रिटन फॉर्म में कि आप लोगों ने क्या किया और जो आप काम कर रहे हो उससे क्या होगा। तो जनाब, मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने आज क्या किया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शो ऑफ़ कर रही हूँ या इस तरह का है। एक्चुअली होता ये है कि हम जो अच्छे काम करते हैं हम ये समझते हैं कि हमें शेयर नहीं करने चाहिए। इससे वो होता है कि आप शो ऑफ़ कर रहे हो या लोगों को बता रहे हो कि भाई हाँ मैंने ये काम किया है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा ये ख्याल होता है कि अगर हम अच्छी चीज़ों के बारे में भी बताएं, हो सकता है किसी को कॉन्सेप्ट मिले उस चीज़ से और वो उस चीज़ को पिक करे और उसको अप्लाई करे अपनी लाइफ में। तो मैंने आज ऐसे किया। हम हॉस्टल में चुके रहते हैं तो हमारी जो आंटीज़ वगैरह होती हैं जो सफाई करती हैं, झाड़ू वगैरह देती हैं हमारे रूम्स में, और रिसेप्शन पर बहुत सारी जो आंटियाँ आती हैं बैठती हैं जो मतलब रजिस्टर फॉर्म एंट्री वगैरह का काम देखती हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया कि मैं उनके लिए मैं गई। मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं उनको कुछ ना कुछ खिलाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि मैं अब यूट्यूब पर हूँ, तो ये भी जानते हैं कि यूट्यूब एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो इससे अर्निंग भी होती है। डज़न्ट मैटर कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, ये नहीं मैं करती, आप लोग जानते ही होंगे, सभी को पता है इस चीज़ का। तो मैं भी अब एक तरह से स्टार्ट हो ही चुकी होगी मेरी भी मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं अभी नहीं इधर बता सकती कुछ भी। तो मैं बस यहीं शेयर करने का मकसद फिर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग इससे कुछ अच्छा पिक कर लो। और फिर मैंने ये किया कि मैंने उनके लिए बिरयानी वगैरह ली है और मैंने उन सबको दिया। यकीन जानो वो इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, इतनी दुआएं दे रही थी। लिटरली एक आंटी के वो आंखों में मैंने आंसू देखे, मतलब मुझे हो रहा था यार ये तो कुछ भी नहीं है कि मैं उनको दे रही हूँ, वो उनके आंसू देखे वो कितने कीमती हैं और वो इस तरह से मतलब वो इतनी खुश हो रही थी और मुझे इतनी दुआएं दे रही थी कि बेटा अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके नसीब अच्छे करे और ये वो हो। तो मैंने सभी को दिया, मतलब जो भी आंटी रिसेप्शन पर बैठती थी और जो हमारी काम करती थी उन सब के लिए मैं फिर लेकर आई। और मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी जब मुझे इनकम आएगी। अभी वैसे इनकम आई नहीं, लेकिन चूँकि मुझे असाइनमेंट भी करना था तो मेरा ये काम भी आ चुका था, तो मैंने कहा इनकम तो बाद में आती रहेगी, पहले मैं ये काम तो कर लूँ। उनको मैं पहले भी देना था, बाद में देना था, तो अभी मैं दे देती हूँ। तो उनको मैंने दिया और मुझे लिटरली इतनी खुशी हो रही है, मैं एक तरह से इतना सुकून फ़ील कर रही हूँ ना, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। होता है ना कि जब आपके पास कुछ हो और आप दूसरों के साथ शेयर करो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो मेरी भी वही इस वक्त कंडीशन हो रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। बताने का मकसद तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस तरह बस छोटी छोटी जो होती है ना खुशियाँ लोगों को देने से, वो मैटर नहीं करता कि मैंने उनको कितना दिया कितना नहीं दिया। मैटर ये करता है कि मैंने उनको दिया और वो
खुश हुए इस बात से। तो आप लोग भी कोशिश किया करो, अपने इर्द गिर्द देखा करो कि कोई है जिसको हो सकता है आपकी थोड़ी सी प्यार की, ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई चीज़ लेकर उनको दो या कोई पैसों से कोई चीज़ ख़रीद कर दो या पैसे ही दो। आप उनको अपना वक्त दे सकते हो, उनके साथ थोड़ी देर बैठ कर उनकी बातें सुन सकते हो। और यकीन जानो, इससे ज़्यादा दुनिया का कोई अच्छा काम ही नहीं है अगर आप किसी के पास बैठो और उनके दिल की बात सुन लो, या वो अगर हो सकता है वो किसी से बात करना चाहे। आजकल लोग जो है ना बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, मैंने फ़ील किया, मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने बड़े लोगों के पास बैठे, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनके पास बैठे, उनकी बातें सुने। उनकी बातें इतनी अच्छी होती, इतनी स्वीट होती हैं, मतलब वो पिछले जो पहले लोग होते थे उनकी वो बातें करते हैं। आज मैं कैंटीन पर गई तो वहाँ पर एक अंकल हैं, उनकी जो वाइफ़ है, मतलब काफ़ी वो ना बुज़ुर्ग खातून है, तो उनसे मैं बैठी रही तो वो अपनी बातें करने लगे। मतलब वो कंटिन्यूसली बोले जा रही थी, ये हुआ, मतलब वो अपने नाना अब्बू की बातें करने लगी, दादा अब्बू की बातें करने लगी। तो सारा कुछ वो मुझे बता रही है और मैं देख रही हूँ वो कितनी खुशी से मुझे सब कुछ शेयर कर रही है। तो मैंने कहा मैं आपके पास आया करूँगी, आप मुझसे बातें कर लिया कीजिएगा ना, जो भी। कहता है हाँ हाँ बेटा आप ज़रूर। उन्होंने मेरे सर पर किस की और मुझे बहुत खुशी हुई ना, आज इतना कुछ पॉजिटिव हुआ ना मेरे साथ। तो एक तरह से मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज आई हूँ और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यकीन जानो, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं हो सकती। और जैसे कि कहते हैं ना कि मेंटोर होता है किन्स पर्सन। अब मेरी बातें आप लोग सुनते हो, मेरे पास आते हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छी चीज़ मैंने पिक किया या जो अच्छी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों के कोई इर्द गिर्द ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपकी ज़रूरत हो, तो आप उसको टाइम दीजिए। अगर आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं माली तौर पर तो उसकी मदद कीजिए और उसके साथ अपना थोड़ा सा वक्त गुजार लें। किसी के साथ किसी से नसीहत ले लें या किसी को नसीहत कर दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे ज़्यादा कुछ किसी के लिए नहीं होता। और कहते हैं ना कि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जीना, असल जीना जो होता है ना वो दूसरों के लिए होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि दूसरों के लिए जिए। और मेरी तो ऐसी फीलिंग्स होती है कि मैं खुद जो हूँ ना, मैं खुद कुछ बेशक ना खाऊं, ठीक है, लेकिन मैं किसी दूसरे पर्सन को खिला दूँ। और वो मेरे तक तो मेरी तो ज़ात कोई नहीं, मैं इस तरह नहीं करती। मेरी नेचर भी ऐसी है कि मैं अपनी ज़ात को कभी भी प्रेफर नहीं करती। मेरी होती है कि यार अगले बंदे का कर लूँ, वो खुश हो जाए। और इससे बड़ी खुशी की ना बात कोई हो ही नहीं सकती जब आप दूसरे बंदे को खुश देखते हो अपनी वजह से। आपने कोई ऐसा अमल किया जिससे वो खुश हो रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी जो भी फ्रेंड्स फेलोज़ वगैरह होती है, मैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ जो मैं मदद कर सकती हूँ उनकी मदद इन द सेंस कि वो अगर कोई मुझसे कोई पूछना चाह रहे हैं बात रिलेटेड टू स्टडी, तो मैं एक टाइम निकाल कर उनको बताऊं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, वो प्रेफर ही नहीं करते। उनके पास होता है कि हम अपना ही करें। मैंने देखा है ना, तो मैं कह रही हूँ इस लिहाज से कि हम अपना ही पढ़ें, अपना ही करें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को, उनको मज़ा आता है दूसरों के साथ शेयर करने में, दूसरों के साथ अपनी नॉलेज को, अपने नॉलेज को शेयर करने से। तो और वैसे भी तो नॉलेज अगर शेयर किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं करना कि अगर हम अपने फेलोज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो वो कम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें खुद भी क्लियर हो जाती हैं। रिलेटेड टू स्टडी मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बस मेन पॉइंट, जो मेन खुलासा था इस सारी बातों का, वो ये था कि दूसरों की मदद किया करें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें। जितना अच्छा आप दूसरों के लिए कर सकते हैं उतनी कोशिश किया करें, ठीक है। तो इस अच्छी सी बात के बाद अब चलते हैं नावल की तरफ। और प्लीज़ आप लोगों ने मुझसे गिला नहीं करना कि नावल छोटा था या एपिसोड छोटी थी, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए कितना करती हूँ। मुझे फ़ील होता है कि मैं छोटी एपिसोड ना दूँ, इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ जितना आप लोग सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो अभी भी मैं बस कोशिश करूँगी कि 1 घंटे तक तो कर लूँ, लेकिन 1 घंटे से कम हुई तो सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ इस बात से। और इंशाल्लाह बस मेरे पेपर हो जाए तो फिर आप लोगों को एक अच्छा सा नावल दूँगी। फैंटास्टिक नावल है वो, बहुत ज़बरदस्त नावल। आप लोग बस मुझ पर यकीन रखिए। और तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस नावल को। शायद कोई छत पर आ रहा है। मिशी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर आ रही थी, तभी उसे ज़रिश की घबराई हुई आवाज़ आई। जब तक मिशी छत पर पहुंची वो दूसरी छत फलांगता हुआ वहाँ से जा चुका था। ज़रिश सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए मिशी को देखने लगी।
कौन था वो? मिशी जो किसी लड़के को छत फैलांगते हुए देख चुकी थी, जरिश के घबराए हुए चेहरे को देखकर उससे पूछने लगी, कौन था? कोई भी तो नहीं भाभी? जरिश थोड़ा घबराकर अटकती हुई मिशी से बोली और मिशी की नज़रों और सवाल से बचने के लिए छत से नीचे जाने लगी। जरिश, मेरी एक बात याद रखना, कच्ची उम्र की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रुसवाई का सबब बनती है और कुछ नहीं। मिशी जरिश की लड़खड़ाती हुई ज़बान और चेहरे की सफ़ेद उड़ी हुई रंगत को देखकर मामले की तह तक पहुंच चुकी थी। तभी उसको समझाती हुई बोली और खुद सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगी। महरीन, बंद करो अपनी बकवास, रोज़ रोज़ तुम्हारे तन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। हसाम चाय से भरा हुआ कप मेज़ पर पटकता हुआ महरीन पर चिल्लाया, जिसका महरीन पर कोई असर नहीं हुआ था क्योंकि वो खुद गुस्से में भरी हुई बैठी थी। तुम मुझसे तंग आ चुके हो हसाम? अरे तंग तो मैं तुमसे आ चुकी हूँ। अगर तुम्हें उससे इतनी ही मोहब्बत थी तो उसको छोड़कर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैरीन मेज़ पर जोर से हाथ मारती चीख कर बोली तो मेज़ पर रखे हुए नाश्ते के बर्तन भी भज उठे। हसाम मैरीन की बात सुनकर अपना गुस्सा जब्त करता चलकर मैरीन के पास आया। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, शादी हो चुकी है उसकी चंद दिनों पहले उसी शेरदिल के साथ। इसीलिए अब मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़कर मुझे उसके नाम के ताने देना बंद करो। हसाम गुस्से के बावजूद मैरीन को समझाता हुआ बोला तो मैरीन कुर्सी से उठ खड़ी हुई और हसाम के सामने आती हुई बोली, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो ये बात तुम अपने आप को समझाओ, ना कि मुझे। पहले तुम जागते में उसके ख्यालों में खोए रहते थे, अब तुम नींद में भी उसका नाम पुकारते हो। काश कि मुझे पहले मालूम हो जाता तुम उसकी मोहब्बत में मुकम्मल डूब चुके हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। मैरीन अपनी किस्मत पर अफसोस करती बोली। उसे बटे हुए इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल तरीन काम लग रहा था, साथ ही उसको अपने मुस्तकबिल तरीक नज़र आ रहा था। अगर अब तुमने मेरे सामने उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि तुम जैसी शक्की मिजाज औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल काम है। हसाम मैरीन को धमकी देता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि मैरीन सच बोल रही है या अपनी तरफ से बातें बना रही है, वो नहीं जानता था। लेकिन कल ही उसे पता लगा कि शेरदिल हानिया से शादी कर चुका है, जिसके बाद वो रात काफ़ी देर तक हानिया के बारे में सोचता रहा। शेरदिल ने ऑफिस से वापस घर आने के बाद अपने बेडरूम में कदम रखा तो हानिया को आईने के सामने खड़ा पाया। वो शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहीं जाने की तैयारी है क्या? शेरदिल हानिया के पास आता उससे अच्छे मूड में सवाल करने लगा तो हानिया के खुद पर परफ्यूम करते हाथ रुक गए। वो अब्रू अचकाकर शेरदिल की तरफ देखने लगी। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ? उसने अपने तन से शेरदिल के अच्छे मूड का सत्यानाश करना चाहा। वो ना तो उसको खुद से मुखातिब करती थी, ना ही चाहती थी कि शेरदिल उससे कोई बात करे। जब भी शेरदिल के नॉर्मल बातों के जवाब में उसको जली कटी बातें सुनाती थी, मगर शायद सामने खड़ा ये शख्स कोई सदा का डीठ इंसान था जो उसके इतने तहकीर अमेज़ रवैये पर भी उस पर जान छिड़कता था। मेरे लिए तैयार ना हो तब भी कोई मसला नहीं, तुम मुझे हर रूप में दिलो जान से कबूलो। शेरदिल हानिया का रुख अपनी जानिब करता उसकी तैयारी का तफसीली जायज़ा लेते हुए हानिया को पुरशौक निगाहों से देखता हुआ बोला। वो इन दिनों उसको पाने के बाद बेहद खुश था, इसलिए उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था। काश कि मैं भी तुमको तुम्हारे लिए बोले गए लफ्ज़ लुटा सकती, मगर मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं भी तुम्हें हर रूप में कबूल कर चुकी हूँ। हानिया शेरदिल पर तंज करती बेजार से लहजे में बोलती हुई उसके हाथ अपने शानों से हटा चुकी थी, जिस पर शेरदिल की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। कबूल तो तुम मुझे कर चुकी हो, चाहे अनजाने में ही सही। हमारा निकाह ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि तुम्हारी दिली रजामंदी से हुआ है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम जायज़ रिश्ते में बनकर मुझसे जुड़ चुकी हो। हानिया से शेरदिल की बात पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो वो शेरदिल को घूरती हुई अपना हैंड क्लच ड्रेसिंग टेबल से उठाने लगी ताकि कमरे से बाहर निकल जाए। खफा क्यों हो रही हो यार? मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली तुमसे, इतना गुस्सा मत किया करो हर वक्त। शेरदिल को अंदाज़ा हो गया तो वो उसकी बात पर अब कमरे से जाने वाली है। तभी शेरदिल हानिया की कमर में अपने दोनों बाजू हमाइल करता हुआ प्यार भरे लहजे में बोला। वैसे भी जो कंडीशन आजकल के दिनों में उसकी थी, ऐसे में हानिया का ज़्यादा गुस्से में रहना ठीक भी नहीं था। ये रात का वक्त नहीं है जब तुम मुझ पर हावी होकर अपनी चलाओ, पीछे हटो। हानिया शेरदिल को देखकर घबराती हुई बोली तो शेरदिल हानिया की कमर से अपने हाथ हटाता हुआ आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ाया, रात में ही सही, 24 घंटे में 2 घंटे तो मुझे ऐसे मुयस्सर होते हैं जिनमें मैं खुद को अपने नाम की तरह शेर समझूं। शेरदिल की बुड़बुड़ाहट पर हानिया घूर कर शेरदिल को देखने लगी, इसलिए शेरदिल जल्दी से बोला, नहीं वो ऐसे ही मुंह से निकल गया। अरे हाँ याद आया, दोपहर में डॉक्टर साहिब की कॉल आई थी, आज उनकी तरफ इनवाइटेड है हम दोनों डिनर पर। राइट, मैं 10 मिनट में रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं।
इससे पहले हानिया का गुस्सा मजीद बढ़ता, शेरदिल जल्दी से बात बनाता हुआ हानिया से बोला। वो वाकई फरामोश कर बैठा था कि डॉक्टर अजीज़ ने दोपहर में खुद उसके नंबर पर पर्सनली कॉल करके अपने घर आने की दावत दी थी। ऐसा करो, तुम घर पर ही रहो, तुम्हारे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, शायद तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा महसूस भी ना हो। हानिया उसको वार्ड रूम की तरफ बढ़ता हुआ देखकर बोली तो शेरदिल मुड़कर हानिया को सवालिया नज़रों से देखने लगा। मेरे कहने पर साइमा आंटी ने मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड को बुलाया, वहाँ लाइबा के साथ रिदा भी मौजूद होगी। रिदा वही लड़की जिसका तुमने उसके बाप से एक रात के लिए सौदा करके उसको यूज़ किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हसाम को मेरी 2 रातों की कीमत देकर मुझे 2 रातों तक इस्तेमाल किया था। हानिया तहकीर अमेज़ लहजे में शेरदिल से बोली, जिस पर शेरदिल का खजालत से एक पल के लिए रंग सुर्ख हुआ, मगर दूसरे ही पल वो कदम उठाता हुआ हानिया के पास आया। मैंने तुम्हें 2 रातें यूज़ किया, उसकी मैं माफ़ी तुमसे मांग चुका हूँ। अच्छा है आज वहाँ रिदा भी मौजूद है, मैं उससे भी सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर वो ये कह दे कि मैंने उस रात उसको यूज़ भी किया। शेरदिल हानिया के पास आकर उसे संजीदगी से बोलता हुआ ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। अगर तुम इसलिए ऐसा बोल रही हो कि अब वो मेरा शौहर है और मुझे उसका कारनामा सुनकर दुख होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हानिया को एक पल के लिए रिदा की बात सुनकर हैरत हुई थी, मगर दूसरे ही पल वो संभलती हुई रिदा से बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हारा शौहर उस रात मेरे साथ कुछ गलत करता तो मैं अभी तक खामोश नहीं बैठती। उस रात उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था। शायद इस बात पर उसकी ईगो हर्ट हुई हो या फिर वो इसको अपनी इंसल्ट समझाओ, और अब्बू ने भी उसको चीट किया था, तभी बदला लेने के लिए तुम्हारे शौहर ने ये कदम उठाया। वो अपने फ्लैट पर मुझे बुलाकर उस रात वहाँ रुका नहीं बल्कि वहाँ से चला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको शरीफ आदमी हरगिज़ नहीं कहूँगी, ना ही वो अच्छा इंसान है। अपनी दुश्मनी पूरी निकालता है वो भी बहुत बड़े बुरे तरीके से। रिदा की बात पर हानिया और लाइबा एक दूसरे को देखने लगी। यहाँ मिक्स गैदरिंग नहीं थी, जेंट्स का अलग रूम में बैठने का इंतज़ाम था, जबकि साइमा की दोस्तें बराबर वाले रूम में बैठी थी। सिर्फ यहाँ वो तीनों मौजूद थी। रिदा के खामोश होने पर लाइबा बोली, जो भी तुम दोनों के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, बस अब इस टॉपिक को क्लोज़ करो। और हानिया, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने शौहर की तरफ से बदगुमानी ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत भी करता है। लाइबा हानिया से क्लोज थी, इसलिए सारे हालात से वाकिफ़ थी। वो हानिया को मुखलसाना मशवरा देती हुई बोली, ऐसे मर्दों की मोहब्बत सिर्फ बेडरूम तक महदूद होती है। कोई ज़्यादा खूबसूरत लड़की नज़र आ जाए तो उसी पर इन जैसों की राल टपकने लग जाती है। मैं तमाम उम्र भी उसके साथ गुजार दूँ, मेरा दिल तब भी साफ़ नहीं हो सकता ऐसे शख्स से। हानिया लाइबा को देखते हुए बोले। रिदा की हकीकत जानने के बावजूद उसके दिल में शेरदिल के लिए कोई ख़ास अच्छा इमेज कायम नहीं हुआ था। सिर्फ एक रिदा को उसने छोड़ दिया था, मगर वो ऐसा ही मर्द था जिसकी नज़र में लड़की की अहमियत एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं थी, जिसे यूज़ करके वो फेंक दिया करता था। लेकिन उसने तुमसे शादी की है, इसका मतलब है वो अब बदल चुका होगा। लाइबा ने हानिया को समझाना चाहा तो हानिया ने बेदिली से सर झटक दिया। तो क्यों ना तुम अपने शौहर का टेस्ट लेकर देख लो कि वो शादी के बाद भी तुमसे मुखलिस है या वही पुरानी आदतें अपनाई हुई हैं उसने। रिदा के मशवरा देने पर वो दोनों ना समझने वाले अंदाज में उसको देखने लगी। तब रिदा हानिया को देखती दोबारा बोली, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की खूबसूरत सी अमरहा याद है तुम्हें, वही जो अपनी खूबसूरती को कैश करवाना अच्छी तरह जानती थी। रिदा हानिया को याद दिलाती हुई बोली, जिस पर हानिया एकदम चौंकी। जो रिदा उसे समझाना चाह रही थी हानिया खुद समझ गई। जब भी अपना मोबाइल उठाती बोली, अमरा का नंबर देना ज़रा मुझे। वो रिदा से बोलती हुई अमरा का नंबर अपने सेल फ़ोन में फीड करने लगी। खामोश क्यों है इतनी? डॉक्टर अजीज़ के घर से वापसी पर कार ड्राइव करता हुआ शेरदिल हानिया से पूछने लगा तो हानिया अपने ख्यालात से निकलकर उसे देखने लगी। हानिया के देखने पर शेरदिल उसे स्माइल देता हुआ ड्राइव करने लगा। रिदा को उस रात क्यों छोड़ दिया तुमने? खूबसूरत तो वो भी कम नहीं थी, कहीं किसी दूसरी सी कोई कमिटमेंट तो नहीं की हुई थी उस रात तुमने? हानिया के पूछने पर शेरदिल ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुकी। शेरदिल उसकी बात पर नागवार तासुरात चेहरे पर लिए हानिया को देखता हुआ बोला, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? शेरदिल माथे पर बल लाता हुआ हानिया से पूछने लगा। अब वो उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। जैसा तुमने अपना आप मुझ पर जाहिर किया है वही तो समझूंगी मैं तुम्हें। क्या तुम वैसे मर्द नहीं हो जो औरत को इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं? क्या वो सब कुछ तुमने सिर्फ मेरे साथ ही किया था, मुझसे पहले किसी गैर औरत को नहीं छुआ? हानिया बिल्कुल नॉर्मल लहजे में शेरदिल से पूछने लगे तो शेरदिल अपना गुस्सा जब्त करता हुआ उससे बोला, जब से मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हुई है तब से मैं वो शेरदिल नहीं रहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है और अब तुम्हें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा।
शेरदिल वहीं रुकी हुई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ जमाए हानिया से बोला, इस लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए न जाने उसे क्या करना पड़ता। तुम बदलो या फिर वैसे ही रहो, मुझे तुम्हारी ज़ात से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम किसी लड़की के साथ क्या करते फिरो। हानिया सर झटकती शेरदिल से बोली, न जाने उसने कौन सा बुरा अमल किया था जो उसे ऐसा मर्द मिला था। बेशक वो शेरदिल पर या किसी दूसरे पर यह जाहिर नहीं करती, मगर अंदर से उसे इस बात का मलाल बहुत ज़्यादा था कि वो अच्छा इंसान डिज़र्व करती थी, जो दोनों बार ही उसकी किस्मत में नहीं था। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये गुस्सा, इतना इश्तियाल क्यों भरा रहता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए? शेरदिल हानिया के जवाब में उससे पूछने लगा तो हानिया के तासुरात यकदम गुस्से से भर गए। इससे पहले वो शेरदिल को कुछ बोलती, अचानक उसे वॉमिटिंग का एहसास हुआ। वो अपना हाथ मुंह पर रखती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। शेरदिल भी उसके पीछे पानी की बोतल लेकर गाड़ी से उतरा। हानिया साइड पर खड़ी होकर होने वाली वॉमिटिंग से हलकान हो चुकी थी। शेरदिल ने हानिया की कमर सुलाते हुए उसकी जानिब पानी की बोतल बढ़ाई। रिलैक्स, ये पानी पी लो थोड़ा सा। पानी की बोतल के साथ उसने हानिया के आगे रुमाल भी बढ़ाया ताकि वो अपना चेहरा साफ कर ले। क्या मसला है तुम्हारे साथ? दूर हटकर खड़े हो। एक तो तुम पहले ही अजाब बनकर मेरी ज़िंदगी में मुसल्लत हो चुके हो, ऊपर से ये भी मालूम नहीं और कितने अजाब मुसल्लत होंगे अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से। हानिया शेरदिल के अपनायत भरे लहजे पर उसको झिड़कती हुई बोली। उसने शेरदिल के हाथ से ना तो पानी की बोतल ली थी ना ही रुमाल। वो अपने दुपट्टे से चेहरा साफ करती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी शेरदिल बोला, ये अजाब नहीं, हम दोनों का बच्चा है। शेरदिल हानिया के बेजार कुन लहजे को महसूस करता हुआ उसे बावर करवाता हुआ बोला तो हानिया पढ़कर शेरदिल को देखने लगी जो बेहद संजीदगी से उसको देख रहा था। हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा है ये। मेरे लिए सिर्फ पाँव की जंजीर है और कुछ नहीं। उसकी तबीयत की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन आ चुका था। वो शेरदिल से बोलती हुई गाड़ी के बोनट पर बैठ गई क्योंकि इस वक्त उसका खुली फिजा में रहने का दिल कर रहा था। ये वही सुनसान रोड था जहाँ दूसरी बार उन दोनों का टकराव हुआ था। शेरदिल उसकी हालत के पेश नज़र उसके ख़राब मूड को समझ गया था, मगर फिर भी रसानिया से बोला, तुम मुझे पसंद नहीं करती, नफ़रत करती हो मुझसे। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि मुझे अपनी मोहब्बत भीख में दो, मगर ये हमारी औलाद है हानिया, प्लीज़ इसे इस बात की सज़ा मत देना कि मैं इसका बाप हूँ। शेरदिल के बोलने पर हानिया को मज़ीद गुस्सा चढ़ने लगा। लेक्चर बंद करो अपना, हानिया शेरदिल को झिड़कती हुई बोली। तभी उन लोगों की गाड़ी के पास एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से 4 बंदे बैक वक्त बाहर निकले, जिन्हें देखकर हानिया बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो गई। शेरदिल भी इन 4 आदमियों को गाड़ी से बाहर निकलता देखकर मोहतात हुआ। अकेली लड़की को देखकर तंग कर रहा है इसको, इनमें से एक दीव एकल आदमी शेरदिल से बारोब लहजे में बोला तो शेरदिल उंगली ऊंची करके उसको इशारे से बोला, अपने काम से काम रखो, ये बीवी है मेरी। शेरदिल उन चारों को देखकर तनबीह करता बोला, कोई सर्टिफिकेट है इस बात का, निकाहनामा या कोई सबूत कि ये तेरी बीवी है? स्याही की मानित काला भारी भरकम आदमी शेरदिल की तरफ बढ़ता हुआ उससे पूछने लगा। हानिया इन लोगों की गुफ्तगू और हुलिये दोनों से ही सहम गई थी। वो आगे बढ़कर गाड़ी में बैठने लगी। इससे पहले शेरदिल उस भारी भरकम आदमी को कोई जवाब देता, तीसरे आदमी ने आगे बढ़कर हानिया का रास्ता रोक लिया, जिससे शेरदिल की तवज्जो हानिया की तरफ माइल हो गई। इस गाड़ी में नहीं जाने मन, हमारी गाड़ी में चलो और तू शराफत से जाकर अपनी गाड़ी में इंतज़ार कर, थोड़ी देर तेरी बीवी को फारिग करके भेज देंगे तेरे पास। उस आदमी ने शेरदिल से बोलते हुए हथियार भी निकाल लिया था, जिसे देखकर हानिया को सांप सूंघ गया। अगर तुम में से किसी ने इसको छुआ भी तो मैं उसकी जान लेते हुए एक मर्तबा भी नहीं सोचूंगा। शेरदिल उन लोगों को बोलता हुआ इस आदमी की जानिब बढ़ा जिसके हाथ में पिस्तौल था। सोच क्या रहा है, मार दे इसको गोली, निकल जाएगी इसकी सारी बहादुरी। दीव हिक्कल आदमी अपने साथी से बोला जिसके हाथ में पिस्तौल थी, और शेरदिल भी उसी की तरफ बढ़ गया था। इन लोगों को लगा था शेरदिल उसकी धमकी देने पर डरकर वहीं रुक जाएगा, मगर वैसे ही फिजा में एक गोली की आवाज़ गूंजी। हानिया फटी फटी आंखों से वहीं खड़ी सारा मंजर देखे गई। तुम ठीक तो हो ना हानिया? शेरदिल साकित खड़ी हानिया को देखता हुआ बोला, जो अभी भी सुनसान सड़क को सख्ते की कैफियत में देख रही थी। हानिया? शेरदिल ने हानिया को होश में लाने के लिए उसका हाथ थामकर दोबारा हानिया का नाम पुकारा तो हानिया एकदम होश में आती शेरदिल को देखने लगी। शेरदिल? गायब दिमागी में उसने शेरदिल का नाम पुकारा था। न जाने उसे क्या हुआ था, वो शेरदिल के सीने में मुँह छुपाकर बुरी तरह से सिसक पड़ी। हानिया मेरी जान, क्या हुआ यार? वो लोग तो भाग गए डर के मारे। शेरदिल हानिया के रोने पर उसकी कमर पर अपने बाजू माइल करता हुआ उसे बोला, जिससे उसके रोने में कमी नहीं आई थी। अगर उनकी पिस्तौल में सच में गोली होती वो तुम्हें मार देते, फिर वो लोग मेरे साथ। हानिया शेरदिल के सीने में लगी होती रोती हुई बोली तो शेरदिल हानिया की बात पर उसे मजीद अपनी बाहों में भींच लिया।
अगर उनकी पिस्तौल में सच में गोली होती और वो मुझे मार भी देते तो मैं अपनी सांसें बंद होने से पहले उन लोगों को ख़त्म कर देता, मगर तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देता। तुम्हारी इज्जत तो तब भी मैंने बचाई थी जब तुम मेरे लिए नामहरम थी। अब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि किसी गैर मर्द की बुरी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़े। शेरदिल की बात पर हानिया उसके सीने से चेहरा उठाकर शेरदिल को देखने लगी, जैसे उसकी बात का यकीन करना चाह रही हो। शायद मेरी इस बात पर भी यकीन नहीं करोगी तुम। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर बोल रहा हूँ, तुम्हारी आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। शेरदिल की बात सुनकर हानिया को एक मरतबा फिर रोना आ गया। शेरदिल अपने हाथ में मौजूद अपनी पिस्तौल दोबारा छुपाता हुआ हानिया को गाड़ी में बिठाने लगा। जब हानिया गाड़ी के से नीचे उतरी थी तब शेरदिल ने पानी की बोतल के साथ एहतियातन गाड़ी में मौजूद अपनी पिस्तौल भी अपने पास छुपा कर रख ली थी, क्योंकि यह सुनसान जगह अक्सर ऐसे वाक़यात के लिए मशहूर थी। जब उन चारों ने शेरदिल के हाथ में पिस्तौल देखी जिसे शेरदिल ने हवा में फायर किया, तब वो चारों आदमी वहाँ से अपनी गाड़ी में भाग गए, क्योंकि उनके पास मौजूद पिस्तौल खाली थी जो इस वक्त वीरान सड़क पर पड़ी हुई थी। मिशी थोड़ी देर पहले शावर लेकर निकली थी, तभी उसको साथ वाले कमरे से जरीश और बाबा साईं की बातों की आवाज़ें आने लगी। किसी मेहमान की आमद का सोचकर मिशी दुपट्टा लेती हुई कमरे से बाहर निकली, मगर दिलावर को देखकर उसके कदम वहीं थम गए। दिलावर मील तो अपने बाबा साईं से रहा था, मगर उसकी निगाहें कमरे में आती मिशी पर टिक चुकी थी। आंखों के इशारे से मिशी ने उसको सलाम किया और पलकें झुकाती हुई वो वापस अपने कमरे में चली गई। मिशी की सदा पर मबहम से मुस्कुराहट दिलावर के होंठों पर आकर ठहर गई। रात के खाने के बाद फारिग होकर जब वो अपने कमरे में आया तो मिशी पहले से ही कमरे में मौजूद थी। दिलावर कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ उसके पास आया। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह वो मिशी से उसका हाल पूछने लगा। तुम अपने घर वालों के सामने मुझसे मेरा हाल पूछ चुके हो। मिशी दिलावर के सामने खड़ी होकर उसको याद दिलाने लगी, जिस पर दिलावर मुस्कुराया। मगर आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने बताया ही नहीं, बात घुमा दी थी, तो मैंने सोचा मैं कमरे में आकर अकेले में आपसे आपका हाल पूछूंगा। फिर बताइए, कैसी हैं आप? दिलावर गहरी नज़रों से मिशी का खूबसूरत चेहरा देखता हुआ दोबारा बोला। कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें? मिशी पीछे दीवार से टेक लगाती हुई उल्टा दिलावर से पूछने लगी। दिलावर चलता हुआ मिशी के मज़ीद करीब आया, उसका अक्स अपनी नज़रों में समाता हुआ नरम लहजे में बोला, हमेशा की तरह हसीन, दिलकश, बहुत खूबसूरत। दिल में आई बात वो होंठों से बयान करता हुआ बोला। साथ ही उसने आगे हाथ बढ़ाकर मिशी के दाएं गाल को हल्का सा छुआ तो मिशी के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। तेरी नज़र झुके तो शाम ढले, जो उठे नज़र तो सुबह ढले, तू हंसे तो कलियां खिल जाएं, तुझे देखकर हूर भी शर्माए। मिशी को देखकर एक बार फिर दिलावर के दिल के तार छिड़ गए। दिलावर का यूं खामोश नज़रों से देखना मिशी कंफ्यूज होने लगी। तभी उससे पूछ बैठी थी, जुमे के दिन आने का क्या करा है, क्यों नहीं तुम जुमे के दिन? मिशी उससे परसों न आने की वजह पूछने लगी। दिलावर उसकी इस अदा पर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो बहकी बहकी निगाहों से बेखुद सा होकर बोला, जुमे के दिन कौन सा आपने जुम्मे का वादा किया था? वो क्या बोल गया था, उसे खुद इस बात का एहसास तब हुआ जब मिशी ने ज़बरदस्त किस्म का उसे घूर कर देखा तो वो बुरी तरह सटपटा गया। मेरा मतलब है जुमे के दिन यहाँ आकर कौन सा तीर मारना था? ऑफिस के काम की वजह से निकलना नहीं हो सका। दिलावर संभलता हुआ बोला कि मिशी उसकी बात का बुरा ही न मान जाए, वो उसको घूर ही ऐसे रही थी। जितने सीधे तुम दिखने में लगते हो ना, इतने सीधी हो नहीं। तुम्हारी चच्ची बिल्कुल तुम्हें ठीक गुन्ना कह रही थी। मिशी बोलती हुई वहाँ से हटी तो दिलावर के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदा रही। मुझे मालूम होता कि जुमे के दिन कोई मेरा इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है तो मैं उड़कर यहाँ चला आता। दिलावर के बोलने पर मिशी पलट कर अब्रू अचकाती उसको देखने लगी। मेरे सामने ज़्यादा फिल्मी डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है, शराफत से बेड पर आ जाओ। बेसाख्ती में बोले गए जुमले पर दिलावर हैरत से मुँह खोले मिशी को देखने लगा, जिस पर अब की बार सुटपटाने की बारी मिशी की थी। मेरा मतलब है बेड पर बैठो तो कंपटीशन शुरू करते हैं जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मिशी हड़बड़ाती हुई मगर दिलावर को आंखें दिखाकर जताती हुई बोली, आया नहीं बुलाया गया हूँ। दिलावर बुड़बुड़ाता हुआ बेड पर बैठ गया। शुरू करें अब? मिशी उसकी बुड़बुड़ाहट को नज़रअंदाज करती दिलावर से पूछने लगी, मगर मिशी के बोले गए अधूरे जुमले पर दिलावर को बेख्तियार हंसी आ गई। हंस क्यों रहे हो तुम? मिशी अपने दोनों हाथों को कमर पर रखती माथे पर बल लाती दिलावर से पूछने लगी। आप वहाँ खड़ी रहेंगी तो कैसे शुरू होगा? आपको भी यहाँ आना पड़ेगा बेड पर।
दिलावर का बोला गया मानी खेज जुमला वो समझ नहीं पाई, इसलिए बिना कोई रिएक्ट किए दिलावर के सामने आकर बेड पर बैठ गई। वो दोनों ही ज़रा सा झुककर अपनी अपनी कोहनी को बेड पर टिका चुके थे। दिलावर ने अपने सख्त से हाथ में जैसे ही मिशी का नाजुक सा हाथ पकड़ा तो उसके दिल के तार दोबारा छिड़ने लगे। मिशी चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि वो जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत और जोर लगा रही थी, जबकि दिलावर मिशी का चेहरा देखता हुआ सिर्फ अपना हाथ दूसरी सिम्मत गिरने से रोका हुआ था। ओह गॉड दिलावर, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो, मिशी जीतने की कोशिश के साथ हंसती हुई दिलावर से बोली। मगर यूँ पहली बार शेर दिल के बजाय किसी दूसरे के साथ उसे पंजा लड़ाने में मज़ा आ रहा था। तो फिर क्यों अपनी नन्ही सी जान को हल्कान कर रही हैं? रहने दे ये कंपटीशन का चक्कर, सोच लें अगर हार गई तो आज लेने के देने ना पड़ जाए आपको। दिलावर संजीदगी से बोलता हुआ मिशी का चेहरा देखने लगा। वो कभी उसके साथ इतनी बेतकल्लुफ़ भी हो सकती थी? दिलावर ने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। पहले तो दिलावर ने सोचा वो उसकी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाए, क्योंकि वह दिलावर से जीतने का एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। मगर फिर दिलावर के दिल में कुछ और ही समाई। नो दिलावर, नो प्लीज़, ओह शिट। मिशी दिलावर से हारने के बाद अफसोस से दिलावर को देख रही थी, जबकि दिलावर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाए बगैर मिशी का चेहरा देखता हुआ बोला, तो फिर हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा? दिलावर मिशी को याद दिलाने लगा, जिस पर मिशी खफा होकर उसे देखने लगे। तो तुमने मुझे इसलिए हरा दिया ताकि तुम मुझसे अपनी बात मनवाओ? दिलावर, तुम सच में ज़रा भी अच्छे नहीं हो। भाई मुझसे कितने आराम से जानबूझकर हार जाते थे। मिशी खफा होकर उससे बोली। तो दिलावर उसकी बात पर बेसाख्ता हंसा। वो इसलिए हार जाते थे ताकि आप उनसे जो मांगना चाहे मांग लें। दिलावर मिशी को देखता हुआ उसे बताने लगा। और अब जो तुम्हें चाहिए वो मैं अच्छी तरह से समझ गई। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? मिशी अफसोस करती हुई दिलावर से पूछने लगी। वो खुद शेर दिल से जीतकर अच्छी तगड़ी रकम वसूल करती थी। आप कितना दे सकती हैं ये बताइए पहले मुझे। दिलावर एक मरतबा फिर गहरी नज़रों से उसके होंठों को देखने के बाद मुकम्मल सरापे को देखता हुआ मिशी से पूछने लगा। उसे नहीं मालूम था कि मिशी उससे पैसों की बात कर रही है, मगर वो खुद मिशी को देखकर अनजाने में अपने ही दिल की बात बोलने लगा। तुम्हें सारे का सारा एक साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। मिशी परेशान होती दिलावर से बोली। उसके पास पैसा ही कितना था जो रमला ने उसके बैग में रखी थी। उसे अपने खर्चे के लिए भी कुछ बचाना था। सारा का सारा एक साथ मिल जाता तो दिलावर खुश नसीब ना हो जाता। मैं थोड़े में ही काम चला लूँगा। दिलावर बेड की पट्टी से टेक लगाकर मिशी के नरम गुदाज होंठों को नीमवा नज़रों से देखता हुआ बोला। तसव्वुरात में तो वो कहाँ पहुँच गया था। ठीक है, फिर 30,000 छोड़कर तुम 20,000 में काम चला लो। मिशी दिलावर से बोलती हुई बेड से नीचे उतरने लगी ताकि अलमारी में रखे बैग से पैसे निकालकर दिलावर को दे दे। मगर मिशी की बात सुनकर दिलावर सीधा होकर बैठा। 20,000 रुपये? आप पैसों की बात कर रही हैं मुझसे? और मैं आपसे पैसे ले लूँगा मिशी? इससे पहले मिशी बेड से नीचे उतरती दिलावर मिशी का हाथ पकड़ता हुआ हैरत ज़दा सा उससे पूछने लगा। मैं तो भाई से जीतने पर पैसे ही लेती हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? और कुछ नहीं है मेरे पास दिलावर जो मैं तुम्हें दूँ। मिशी जताने वाले अंदाज में बुरा मनाती उससे बोली। साथ ही उसने दिलावर के हाथ से अपना हाथ निकाला जो उसने पकड़ा हुआ था। जो मुझे आपसे चाहिए उसके लिए आपको बेड से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं। दिलावर मिशी के होंठों पर अपनी नज़रें मरकूज़ करता हुआ उससे बोला। दिलावर की नज़रें अपने होंठों पर देखकर मिशी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। दिलावर, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? दिलावर को अपनी जानिब झुकता हुआ देखकर मिशी पीछे होने के चक्कर में बेड पर लेट चुकी थी, जबकि दिलावर उसके ऊपर झुकता हुआ मदहोशी के आलम में मिशी के गुलाबी होंठों को देखने लगा। आज आपके होंठों को छूने की गुस्ताखी कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। दिलावर मुकम्मल तौर पर मिशी के ऊपर झुका अपना चेहरा मिशी के चेहरे के करीब लाकर मिशी के होंठों को देखता हुआ उससे इजाज़त मांगने लगा। दिलावर को अपने ऊपर झुके और उसकी फरमाइश सुनकर मिशी के 14 तबक रोशन हो चुके थे। 20,000 रुपये इससे बेहतर ऑप्शन है। अगर कम है तुम्हारे लिए तो तुम पूरे 50,000 रुपये ले लो। मामा ने बैग में इतने ही रखे थे। मिशी घबराहट के मारे ऑफ़र बढ़ाती हुई दिलावर से बोली। उसकी बेबाक नज़रें अपने चेहरे और होंठों पर देखकर वो दिलावर के सामने अच्छी खासी नर्वस हो चुकी थी। जो मैंने आपसे मांगा है वो मेरे लिए 50,000 से बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, जो मेरी चाह है वो मुझे देना पसंद करेंगी आप? सारा का सारा तो मैं इस वक्त मांग भी नहीं रहा। दिलावर मिशी के होंठों को फोकस करता हुआ उससे पूछने लगा, तो मिशी ने बिना कुछ बोले अपनी पलकें झुका ली। दिलावर अपनी उंगली से उसकी थोड़ी ऊंचा करता हुआ अपने होंठ मिशी के होंठ पर रख चुका था, जिससे उस दोनों की ही दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई। वो मिशी के होंठों पर नरमी से रखे अपने होंठों को हटाने के बाद मिशी का शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर एक मरतबा दोबारा उसके होंठों पर झुका और मिशी की महकती हुई सांसों में अपनी सांसें समाता हुआ बेखुद सा होने लगा।
दिलावर की शिद्दत इख्तियार करने पर मिशी अपने दोनों हाथ दिलावर के सीने पर रख चुकी थी। दिलावर उसके होंठों से अपने होंठ जुदा किए बगैर मिशी के दोनों हाथ कलाइयों से पकड़कर बेड पर रख चुका था। मिशी की सांसों में दिलावर की सांसों के साथ सिगरेट की स्मेल भी सरायत कर गई थी। वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी दिलावर उसके साथ इतनी बेबाकी का मुजाहरा भी कर सकता है। दिलावर की ये बेबाकी उसे ना तो नागवार गुजरी थी, ना ही उसे दिलावर पर गुस्सा आया था कि वो दिलावर को पीछे हटाती। एक दूसरे से सांस से जुड़े रहने का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो आहिस्तगी से दिलावर ने मिशी के होंठों को आज़ाद किया। वो अब भी मिशी पर मुकम्मल झुका हुआ उसकी दोनों कलाइयों को पकड़े उसका चेहरा देख रहा था। मिशी ने आहिस्ता से अपनी लर्जती हुई पलकें उठाई तो दिलावर उसकी गर्दन पर अपने होंठ कर चुका था। मिशी दोबारा अपनी आंखें बंद करने वाली थी, तभी कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। थोड़ी देर पहले जो कुछ हो चुका था उसको सोचते हुए मिशी आईने के सामने खड़ी अपना सुर्ख चेहरा देखने लगी। पहले उसे वो और दिलावर समंदर के दो किनारों की माने लगते थे जो कभी नहीं मिल पाते, लेकिन तकदीर ने उन दोनों को मिला दिया। वो इस मिलाप को दिली और जहनी तौर पर बहुत जल्द कबूल कर चुकी थी। तभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसे बुरा नहीं लगा था। आईने के सामने खड़ी वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने अपने हाथों में सुर्ख रंग की चूड़ियाँ डाल रही थी। वो आज रात ख़ास तौर पर दिलावर के लिए तैयार हो रही थी। अब तक दिलावर को वापस घर आ जाना चाहिए था। वो थोड़ी देर पहले अपने बाबा साईं के बुलाने पर उनके साथ अपनी बड़ी बहन के घर किसी मसले की वजह से गया था। वापस घर आने पर अगर दिलावर उसको तैयार देखता तो यकीनन समझ जाता कि वो उसका साथ कबूल कर चुकी है। कानों में छोटी छोटी सी बालियां डालते हुए वो दूसरे कमरे से आने वाली आवाज़ पर चौंकी। घर में इस वक्त उसके और जरिश के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। फिर ये किस मर्द की आवाज़ थी? मिशी कंधे पर दुपट्टा डालती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और दबे पांव चलती हुई आवाज़ की सिमत जरिश के कमरे में जाने लगी। तुम घबरा क्यों रही हो? इस वक्त घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा साईं और अदा के आने से पहले यहाँ से चला जाऊँगा। अजनबी मर्द की आवाज़ पर मिशी के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। तुम नहीं जानते मुनव्वर, अगर भाई ने या बाबा साईं तुम्हें यहाँ घर पर देख लिया तो वो दोनों तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जान से मार डालेंगे। खुदा का वास्ता है तुम्हें, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। ये जरिश की आवाज़ थी। बेइंतहा डरी हुई और घबराई हुई मिशी को उस पर हैरत होने लगी। चला जाऊँगा, मगर पहले वादा करो कि तुम अंधेरा होने के बाद शाम में छत पर आओगी। मुनव्वर ने जरिश से वादा लेना चाहा, जो अब कुछ दिनों से मिशी के डर से छत पर नहीं जा रही थी। तभी आज मुनव्वर घर के अंदर आ पहुंचा था। इससे पहले जरिश मुनव्वर को कुछ कहती, मिशी एकदम कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मुनव्वर और जरिश, जो इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे, दोनों ही डर के मारे एक दूसरे से अलग हुए। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है दिलावर की या अपने बाबा साईं की इज्जत का? मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इस लड़के से यूँ मिलना तुम्हारे लिए सही नहीं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मिशी जरिश के पास आती हुई बोली तो जरिश घबराने के साथ साथ बुरी तरह शर्मिंदा भी हो गई। इसको सबक पढ़ाने से पहले आप अपने आप को और अपने किरदार पर नज़र डालो। आपकी असलियत मेरे शौहर के दोस्त ने मुझे अच्छी तरह बताई है कि अपने भाई की इज्जत को कैसे नीलाम किया आपने। वही है ना आप जिसने रात के अंधेरे में मुनव्वर का दोस्त जो पुलिस में भर्ती था, उसने मुनव्वर को दिलावर के वलीमे वाले दिन मिशी को देखकर यह वाक़या सरसरी अंदाज में बताया था। इस बात का मुनव्वर को भी इल्म नहीं था। वो ये बात कभी मिशी को चुप करवाने के लिए काम में लाएगा। मुनव्वर के मुंह से ये बात सुनकर मिशी का रंग खजालत से सुर्ख होने लगा। वो अपने कदम मुनव्वर की जानिब बढ़ाती हुई उसके पास पहुंची। उसे खबर भी नहीं हुई कब जरिश बेहद आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल गई। जो कुछ बेवकूफ़ी मुझसे सरजद हुई थी वो सब मैं जरिश को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। जिस सदमे ने मेरे भाई को तोड़कर रख दिया था, मैं दिलावर को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आज सब कुछ दिलावर को मालूम हो जाए कि कैसे तुम उसकी बहन के साथ। मिशी मुनव्वर को देखती हुई बोली। उन दोनों को कमरे से बाहर जरिश के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है जरिश तुम्हारे कमरे में? रो क्यों रही हो तुम? दिलावर की आवाज़ मिशी के साथ मुनव्वर के कानों ने भी सुनी। तुम अपने शौहर पर नाहक शक कर रही हो। मैंने पूरा हफ्ता उससे बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसको अपनी तस्वीर भी मेल करके दोस्ती की ऑफ़र की, मगर वो उल्टा मुझे समझाने लगा कि शरीफ लड़कियों की इस तरह गैर मर्दों से फ्री नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हानिया, तुम्हें अपने शौहर से अपना दिल साफ कर लेना चाहिए। तुम्हारी गलत फहमी है कि वो किसी दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखता है। अमरा का आया हुआ मैसेज और नंबर अपने मोबाइल से डिलीट करके वो बेडरूम में चली आई, जहाँ शेर दिल सोफे पर बैठा बड़े अनहमाक से एलईडी की बड़ी सी स्क्रीन पर कोई टॉक शो देख रहा था। हानिया बेड के साइड टेबल पर अपना मोबाइल रखती हुई शेर दिल को देखने लगी, जिसने चंद दिन पहले अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी हिफाजत की थी। अगर 4 ताकतवर आदमियों को देखकर, उनके हाथ में हथियार देखकर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता तो फिर उसका क्या होता? अपने ही समझ से वो हानिया के दिल में नरम गोशा पैदा करने में कामयाब हो गया था। हानिया की निगाहें अपने ऊपर महसूस करके
शेरदिल LED स्विच ऑफ करता हुआ उसके पास आने लगा। तभी हानिया को अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आने लगा। भला उसे क्या ज़रूरत थी शेरदिल को यूं देखने की। अब तुम फ्री मत होने लग जाना, नींद आ रही है मुझे। शेरदिल को अपनी जानिब आते देखकर हानिया उसे उसके इरादे से रोकने के लिए बोली। दिल में नरम गोशा पैदा हो जाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो उससे बेतकल्लुफ़ हो जाती। तुम खुद ही तो बोलती हो रात को मेरी चलती है, तो फिर मुझे थोड़ी देर अपनी चलाने दो, इसके बाद सो जाना। शेरदिल नरम लहजे में हानिया से बोलता हुआ उसे बेड पर लेकर बैठ गया, जिस पर हानिया ने कोई एहतजाज नहीं किया। वो खामोशी से शेरदिल के करीब बैठी उसको देखने लगी। मुझे देखकर क्या सोच रही थी थोड़ी देर पहले, और इस वक्त क्या सोच रही हो? शेरदिल हानिया का देखना नोट कर चुका था, इसलिए हानिया का हाथ नरमी से थामता हुआ उससे पूछने लगा, रिदा तुम्हारी पसंद थी, जब भी उसके लिए तुमने प्रपोजल भेजा? हानिया के गैर मुतवक्के सवाल पर शेरदिल हानिया को देखता रह गया। अगर रिदा मेरी पसंद होती तो तुम्हारी जगह इस वक्त वो यहाँ बैठी होती। उसके लिए मेरा प्रपोजल मेरी मामा लेकर गई थी, वो भी मेरे इल्म में लाए बगैर। शेरदिल हानिया के दिल में मौजूद गलत फहमी दूर करता हुआ बोला। पिछले कुछ दिनों से उसने महसूस किया था हानिया के रवैये में थोड़ी नरमी आई थी। वो उससे बात करते हुए अब पहले की तरह गुस्सा नहीं हो रही थी और इस वक्त उसके मुतल्लिक पूछ रही थी। ये एक मुस्बत तब्दीली थी जो शेरदिल को अंदर से खुश कर गई थी। मामा बता रही थी तुम अपनी बहन की तरह उन्हें मामा नहीं बोलते, ऐसा क्यों है? हानिया शेरदिल को देखती उससे पूछने लगी। ये तो चंद दिनों से उसने भी महसूस किया था। वो एक हद तक रमला से बात करता और उससे मुखातिब होता। शेरदिल हानिया की बात पर लंबा सांस खींचता हुआ बोला, मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली, हमेशा कोशिश की उनका कहा पूरा करो, ना कभी उनकी इज्जत और एहतराम में कभी कमी लाया हूँ, मगर मेरे नज़दीक माँ का रिश्ता। शेरदिल ने बात अधूरी छोड़ दी। शायद वो इस वक्त अपनी सगी माँ के मुतल्लिक सोच रहा था। हानिया ने उसे कुरेदा नहीं। तुम अपनी बहन, मेरा मतलब है उसको माफ़ क्यों नहीं कर देते? इससे पहले हानिया और कुछ बोलती, शेरदिल उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसको खामोश करवा चुका था। वो जानता था हानिया क्या कहने वाली है और ये सब उसको यकीनन रमला ने ही कहने को कहा होगा कि वो मिशी को माफ़ करके वापस यहाँ बुला ले। सारी दुनिया के मुतल्लिक बातें पूछती रहोगी या फिर मेरे और अपने मुतल्लिक भी कुछ बात करोगी? शेरदिल खूबसूरती से उसकी बात टालता हुआ हानिया का थामा हुआ हाथ अपने होंठों पर लगा चुका था। तुम मुझसे मेरे और अपने मुताबिक बात करना चाहते हो? हानिया शेरदिल को देखती हुई उससे पूछने लगी। शेरदिल खुद बेड पर लेटकर हमेशा की तरह उसका सर अपने सीने पर रख चुका था, जिसकी अब हानिया को आदत सी होने लगी थी। तकिए पर सर रखकर नींद उसे मुश्किल से ही आती थी। हाँ, मैं चाहता हूँ आज सारी रात हम दोनों अपने मुतल्लिक बातें करें। तुम मुझे अपनी पसंद नापसंद बताओ, अपनी सारी वो बातें बताओ जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो। अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बातें, अपने बाबा की बातें, और चाहे तो ये भी बता सकती हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लगता हूँ। मैं ये सब जानना चाहता हूँ तुमसे। शेरदिल उसके बालों में नरमी से उंगलियाँ चलाता हुआ संजीदगी से बोला। तो हानिया उसके सीने से अपना सर उठाकर शेरदिल को देखने लगी। हाँ, मैं ये सारी बातें तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, और अगर सच बताऊँ तो तुम मुझे ज़रा से भी अच्छे नहीं लगते। मालूम नहीं आगे ज़िंदगी में मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज होती हैं या यहीं रहती हैं, मैं नहीं जानती ये बात। हानिया उसे बिल्कुल सच बताती हुई बोली। उसकी बात पर शेरदिल हल्का सा मुस्कुराया। अगर ऐसा वक्त आए कि जब कभी तुम्हारी फीलिंग्स मुझे लेकर चेंज हो जाए तो उस लम्हा मुझे ज़रूर बताना। बेशक हमारे बच्चों की भी शादियाँ हो जाएँ और हम दोनों दादा दादी भी बन जाए, मैं तब तक इंतज़ार करता रहूँगा तुम्हारे लिए आई लव यू बोलने का। शेरदिल की बात पर हानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? शेरदिल हानिया के वजूद को अपने हसार में लेता हुआ उससे पूछने लगा। तो हानिया ने इकरार में सर हिलाकर दोबारा उसके सीने पर सर रख दिया। तुम जिससे हंसकर मिलती हो मैं उसको दोस्त बनाता हूँ। तुम जिस रास्ते पर चलती हो मैं उस पर आता जाता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ। तुम कैसी मोहब्बत करती हो? तुम जिनको देखती रहती हो वो ख्वाब सराहने रखता हूँ। तुमसे मिलने जुलने के मैं कितने बहाने रखता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ। तुम कैसी मोहब्बत करती हो? मैं जहाँ भी बैठ कर जाता हूँ, जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ मैं वहीं पर बैठा रहता हूँ, उस जगह को छूता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ। तुम कैसी मोहब्बत करती हो? ये किस किस्म की लड़की को अपनी इज्जत बनाकर यहाँ लाया है तू, जो तेरी पीठ पीछे यूँ दुल्हन की तरह तैयार होकर किसी गैर मर्द से मिलती है? न जाने कितनी बार इसने उस लड़के के साथ मिलकर तेरी इज्जत का जनाजा निकाला होगा। देखो बेटा, हम इज्जतदार लोग हैं, अभी के अभी इस लड़की का फैसला करो और ख़त्म कर इससे अपना ताल्लुक। फ़ोन करके बुला इसके भाई को यहाँ और निकाल दूर कर इस वक्त इस बदकिरदार लड़की को अपनी ज़िंदगी से।
ये उसके ससुर की आवाज़ थी जो बराबर वाले कमरे से आ रही थी। मिशी अभी तक सत्ते की कैफियत में अपने गाल पर हाथ रख के बैठी हुई थी, जहाँ दिलावर की उंगलियों के निशान छुपे हुए थे। अपने ससुर के अल्फाज सुनने के बाद अब दिलावर के बोलने का इंतज़ार करने लगी। उसके भाई को यहाँ बुलाने का मतलब यह कि उसका भाई उसे जान से मार डालेगा। बाबा साईं, मैं उसके भाई को यहाँ नहीं बुला सकता, मजबूर हूँ मैं। थोड़े वक्फे के बाद मिशी को दिलावर की आवाज़ सुनाई दी। उसकी बात सुनकर ढेर सारे आंसू मिशी की आंखों से निकल आए। शायद तेरी गैरत कहीं जा सोई है दिलावरे। तेरी बीवी के महबूब ने खुद तेरे सामने तेरी बीवी के बारे में सब कुछ बोल दिया और तू अभी तक ऐसी लड़की की फिक्र कर रहा है। तुझे तो उसको इसी वक्त जिंदा कब्र में उतार देना चाहिए। देख, मेरी इस गांव में इज्जत बाकी है जो मैं तेरी बीवी को इस घर में रखकर घाटे में नहीं डाल सकता। जा अपनी बीवी को अपने साथ ले जा यहाँ से। मेरे घर में तेरी जवान बहन भी मौजूद है। तेरी बीवी का साया उस पर पड़ेगा तो नुकसान मेरा ही होगा इस उम्र में। मैं बूढ़ा आदमी अब मजीद कोई सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूँ। अपने ससुर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मिशी बुरी तरह से सिसक पड़ी। वो जरिश को कितना सीधा और मासूम समझती थी और आज उसकी नंद ने उसके साथ क्या किया था। खुद को बचाने की खातिर जरिश ने उसको रुसवा कर डाला था और साथ ही रही सही कसर मुनव्वर के झूठ ने पूरी कर दी थी। मिशी को अपने साथ मंसूब करके उसने जरिश की हाँ में हाँ मिलाई थी, झूठी फ़ोन पर बातों और तन्हाई में मुलाकातों के किस्से सुनाकर। आज दूसरी मरतबा वो खुद को सबके सामने बेलिबास महसूस कर रही थी। जब मिशी ने रोते हुए दिलावर के सामने अपनी सच्चाई बयान करना चाही, तब दिलावर ने सबके सामने ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाकर यह साबित कर दिया कि वो गलत लड़की है, सच में बदकिरदार है। दिलावर उस वक्त इस कदर जलाल में था, अगर मुनव्वर वहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं भागता तो शायद आज दिलावर के हाथों कत्ल हो जाता। मुनव्वर के फरार होने के बाद दिलावर मिशी को अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। अब उसकी किस्मत का फैसला दूसरे कमरे में हो रहा था। मिशी अपनी आंखों के आंसू साफ करने लगी तो एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला और गुस्से में दिलावर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दिलावर को कमरे में आता देखकर मिशी एकदम कुर्सी से उठी और उसके पास आती बोली, मैं सच बोल रही हूँ दिलावर, मैं उस लड़के को नहीं जानती। उसने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो गलत है। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा बाबा साईं मुझे समझ रहे हैं। मिशी दिलावर के सामने आकर रोती बोली। तभी दिलावर ने मिशी के मुंह पर दूसरा जोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे मिशी को कमरे में चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। वो सदमे की कैफियत में दिलावर को देखने लगी। तब दिलावर ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। मिशी के मुँह से कराह निकल गई, तुम कैसी लड़की हो ये मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। तुम जैसी लड़की एक मर्द के साथ निकाह करके शराफत से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। बहुत बड़ी गलती की तुम्हें तुम्हारे भाई से बचाकर। वो तुम्हें उसे दिन जान से मार देता तो अच्छा होता। तुम जैसी अयाश और जहन्नमी लड़की का असर ठिकाना कब्र के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बताओ कब से चल रहा है तुम्हारा उस लड़के से चक्कर? यूँ तवाइफ बनी अपने महबूब के साथ क्या कर रही थी मेरे यहाँ से जाने के बाद? दिलावर के अल्फाज थे कि चमड़े का चाबक मिशी की रूह तक जख्मी हो गई। शदीद तकलीफ के मारे वो बुलबुलाकर ज़ोर से चीख उठी, क्योंकि वो अपने बाप की बातों में आकर उस पर शक कर रहा था। वो मेरा महबूब नहीं था, तुम्हारी बहन का महबूब था। तुम्हारी कम उम्र नेक पारसा शुरफा बहन जो बंद कमरे में और ऊपर छतों पर तन्हाई में न जाने कब से उस लड़के से मिलती रहती है। खबरदार जो तुमने मेरे किरदार के मुतालिक कुछ भी बोला, तुमने या फिर तुम्हारे बाप ने, तो ज़बान खींच लूँगी मैं तुम लोगों की। मिशी अपनी पूरी जान लगाकर चीख कर बोली तो दिलावर ने भी पूरी ताकत लगाकर ज़ोरदार तमाचा मिशी के गाल पर जड़ा। वो 4 कदम दूर फर्श पर जा गिरी। इसके बाद दिलावर का हाथ फिर नहीं रुका। वो तैश के आलम में मिशी के चेहरे तमाचों की सूरत सुर्ख करता चला गया। मेरी छोटी मासूम बहन पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अपना गुनाह उस मासूम पर डालते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? पहले भी बंद कमरे की दुकान में उस कमीने जलील दानियाल के साथ मैंने तुम्हें देखा था। बेशरम लड़की, क्या वो तुम नहीं थी तन्हाई में गैर मर्द से मिलने वाली? मेरी बहन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया या उसका नाम अपनी ज़बान से लिया तो ज़बान खींच लूँगा मैं तुम्हारी। नहीं, बल्कि तुम जैसी लड़की इस काबिल नहीं कि उसे बख्शा जाए। जान से मार डालूंगा आज मैं तुम्हें। दिलावर और गुस्से की शिद्दत में चीखता हुआ बेसुध ज़मीन पर पड़ी हुई मिशी का गला दबाने लगा। छोड़ो खुदा के लिए भाई, भाभी मर जाएगी, छोड़ दो इनको। मोहब्बत करते हो आप इनसे, क्यों भूल रहे हो? दिलावर को मिशी पर कहर ढाता देखकर जरिश कमरे में भागती हुई आई और दिलावर की गिरफ्त से मिशी को नडहाल वजूद को छुड़ाती हुई बोली। दिलावर इस वक्त सच में फरामोश कर बैठा था कि वो मिशी से मोहब्बत करता था। जरिश की याद दिलाने पर उसने अपने शिकंजे से मिशी की दबोची गर्दन छोड़ी। अभी इसमें सांसें मौजूद हैं, जाकर इसे पास वाले कब्रिस्तान में दफन करा। उसका भाई तो क्या, दुनिया का कोई मर्द ऐसी लड़की को कबूल नहीं कर सकता। मर्द बन तो दिलावरे, ले जा यहाँ से इसे। मिशी को अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी। उसमें इस वक्त इतनी सख्त मौजूद नहीं थी कि वो हिल भी सकती। फटी हुई कमीज़, बिखरे हुए बाल, सूजा हुआ लाल चेहरा और अबतर हालत में वो यूं ही बेजान सी फर्श पर पड़ी रही। बाबा साईं, कैसी बात कर रहे हैं? वो भाई की इज्जत है। भाई बाबा की बात मत मानिएगा, अल्लाह साईं का वास्ता है आपको।
ज़रिश अपने बाप के जुल्म से डरती हुई रोकर दिलावर से इल्तिजा करने लगी, मगर खौफ के मारे वो असलियत भी नहीं बता सकती थी। नहीं तो फर्श पर मिशी की जगह वो मौजूद होती और उसके बाबा साईं चौखट पर खड़े फैसला सुनाने के बजाय उसको खुद अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते। तो चुप कर और जाओ यहाँ से अपने कमरे में। दिलावर ले जा इसके नापाक वजूद को यहाँ से। गर्जदार आवाज़ पर मिशी बामुश्किल अपने आंखें खोल पाई। ज़रिश एक तरफ कोने में खड़ी रो रही थी। उसका ससुर हकारत भरी नज़रों से उसके वजूद को देख रहा था, जबकि दिलावर अपने बाप के हुक्म की तामील करता हुआ मिशी के पास आया और उसके वजूद को खिलाई से खींचता हुआ उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। मतली के एहसास होने के साथ ही वो वॉशरूम की तरफ तेज़ी से बढ़ी। वॉमिट की सूरत सारा मुगलबा निकलने के बाद भी वो खुद को हल्का फुल्का महसूस नहीं कर सकी थी, बल्कि उसके अंदर की बेचैनी को थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये ने और ज़्यादा बढ़ा दिया था। वॉशरूम में पानी का हल्का नल खोले बेसन को दोनों हाथों से पकड़े आईने के सामने खड़ी होकर वो गहरे सांस लेने लगी। तभी उसको कमरे में शेरदिल की आवाज़ सुनाई दी। वो ऑफिस से आ चुका था और उसको पुकारता हुआ वॉशरूम की जानिब ही आ रहा था। हानिया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? यहाँ देखो मेरी तरफ, कैसा महसूस कर रही हो? शेरदिल हानिया की हालत देखकर समझ गया वो उसे वॉमिट हुई थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कमर से सुलाता हुआ उसके हल्कान वजूद को थाम कर फिक्रमंदाना लहजे में हानिया से पूछने लगा, क्या महसूस कर सकती हूँ? ये मेरी हालत तुमने ही तो बनाई है, मेरे अंदर ये गन डालकर। तुम मेरी तबीयत मुझसे पूछ रहे हो? हानिया ज़ोर से चीखती हुई बोली और गुस्से भरी नज़रें शेरदिल पर डालकर हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल उस पर उछालती वॉशरूम से बाहर निकल गई, जबकि शेरदिल हानिया के अल्फाज सुनकर वहीं खड़ा रह गया। 3 दिन पहले इन दोनों के बीच सब कुछ तो सही हो चुका था, बल्कि काफ़ी हद तक सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, मगर फिर अचानक आज हानिया के रवैये में तब्दीली की आखिर क्या वजह थी? वो पानी का हल्का नल बंद करता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला तो हानिया को बेड पर बैठे हुए देखा। वो बेड पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। शेरदिल उसके बराबर में बैठा तब भी हानिया को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सका। शेरदिल ने बेड पर रखा हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया, तब वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। आज ऑफिस में खासा मसरूफ़ दिन गुजरा, क्योंकि दिलावर और शबीर साहब भी आज ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल फरामोश कर बैठा कि सुबह ऑफिस कॉल करके तुमने कार और ड्राइवर मंगवाया था। मुझे तुम्हारी बात को इस तरह फरामोश नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मुझसे खफा होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं मैनेजर से कहकर तुम्हारे लिए शोरूम से आज ही गाड़ी और ड्राइवर का अरेंज कर देता हूँ, ताकि तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम्हारे लिए मसला ना बने। अब प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो। शेरदिल बहुत प्यार से उसका हाथ थामे अपनी गलती को मानता हुआ हानिया को मनाने लगा। पिछले चंद दिनों से उसने हानिया को यही एहसास दिलाया था कि शेरदिल के दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम वही है, और हकीकत भी यही थी। पिछले चंद दिनों वो हानिया को इस तरह ट्रीट कर रहा था जैसे वो आसमान से उतरी को ख़ास हस्ती हो। घर के नौकरों के अलावा रमला भी हानिया के लिए शेरदिल का एहसास होना नोट कर रही थी। इतनी मोहब्बत और अपनायत के बावजूद आज थोड़ी सी गफलत पर सब कुछ ख़राब हो गया था। शेरदिल को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। जो कहोगी वो मेरी बात मानोगे? हानिया शेरदिल की बात सुनकर उसका चेहरा देखती हुई शेरदिल से पूछने लगी। शेरदिल ने हानिया का थामा हुआ हाथ अपने होंठों से लगाया। मेरे इख्तियार में हो तो चांद और तारे तोड़कर ले आऊँ तुम्हारे लिए। शेरदिल की जान भी हाजिर है, तुम बोलो तो सही। शेरदिल दिलो जान से निसार होता हानिया से बोला, चांद और तारे तोड़ कर लाना नामुमकिन सी बात है, तो मैं ऐसी फरमाइश ही क्यों करूँ? ये सब तो किताबी बातें हैं। शेरदिल, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इस बच्चे को पैदा नहीं करना मुझे। हानिया की बात सुनकर शेरदिल के हाथ की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। वो एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोल सका, सिर्फ हानिया को खामोश सा देखे गया। हानिया, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों वक्त, तुम इसे कैसे? शेरदिल अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर सका। हानिया ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। ये बच्चा जायज़ नहीं है, हराम है, मैं इसे दुनिया में नहीं लाना चाहती हूँ। हानिया तल्ख लहजे में बोलती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। प्लीज़ हानिया, इस तरह मत बोलो, मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी बात सुनकर। तकलीफ़ दे तासुरात उसके चेहरे पर नुमाया थे। वो हानिया को देखता हुआ बोला, जो न जाने क्यों आज इस वक्त उसे सख्त दिल की लगी। जिस बात पर उसे तकलीफ़ हुई थी, कितनी आसानी से वो बच्चा ख़त्म करने वाली बात कह रही थी। और तुम्हें तकलीफ़ से बचाने के लिए मैं तकलीफ़ बर्दाश्त करूं? बोलो, तुम ये चाहते हो? शेरदिल, ये बच्चा नाजायज़ है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैंने कह दिया है बस। हानिया सख्ती से कहते हुए शेरदिल से दूर जाकर सोफे पर बैठ गए। शेरदिल जब्त की शिद्दत से सुर्ख हानिया को खामोशी से देखता रहा, फिर चलता हुआ उसके पास आया और 2 हाथों होकर हानिया के सामने बैठा। ये मेरी औलाद है हानिया, इसको नाजायज़ बोलकर दोबारा गाली मत देना इसे। इस बच्चे को दुनिया में ले आओ, इसके बदले तुम जो चाहती हो वो मैं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस तुम इसे ख़त्म करने की बात मत करो। मेरी खातिर ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। शेरदिल हानिया के गोद में रखे हुए दोनों हाथों को पकड़कर उससे कहने लगा तो हानिया दबे दबे गुस्से में चीख उठी।
तुम्हारी खातिर क्यों? तुम्हारी ये बात मानूं मैं? आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है तुमने मेरे लिए जो मैं तुम्हारी खातिर इस बच्चे को दुनिया में लाऊं? ठीक है, तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना मुझसे, तो फिर मैं तुम्हें ये बच्चा पैदा करके दे देती हूँ, मगर इसके बाद फिर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा शेरदिल, और तुम इस बात से इनकार नहीं करोगे। हानिया उसे अपना फैसला सुनाती बोली। शेरदिल एक मर्तबा फिर उसकी बात पर कुछ बोल नहीं सकता। वो खामोशी से हानिया को देखता रहा। आखिर आज उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसके बदले वो यूँ जालिम बनी हुई उससे ऐसी बातें बोलकर उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। तुम्हें अपने से जुदा कर लेने का मतलब है खुद को ख़त्म कर लेना। ये भी मेरे इख्तियार में नहीं है। ना मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर कर सकता हूँ, ना इस बच्चे को। हानिया, मुझसे वो मुतालबा मत करो जो मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकूँ। शेरदिल की बात सुनकर हानिया को उस पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते और ये बच्चा भी तुम्हें चाहिए, यानी तुम मेरी बात नहीं मान सकते, तो फिर क्यों बैठे हो मेरे सामने? चले जाओ यहाँ से शेरदिल, प्लीज़ चले जाओ इस कमरे से इसी वक्त। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ अभी। हानिया गुस्से में शेरदिल के हाथों को बुरी तरह झटकती हुई खुद सोफे से उठ खड़ी हुई और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। शेरदिल समझ गया वो वाकई अपनी बात पूरी ना होने पर उससे खफा थी और उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। शेरदिल उसकी नाराज़गी और गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकता था, मगर उसकी बात नहीं मान सकता था, इसलिए कमरे से बाहर निकल गया। शेरदिल के कमरे से जाने के बाद वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता हुआ अजनबी नंबर देखने लगी। वो जानती थी उसका हसाम को कॉल कर रहा है। उसका थोड़ी देर पहले शॉपिंग मॉल में हसाम से टकराव हुआ था, जिसके बाद हानिया की दुनिया ही बदल गई थी। वो दोनों एक दूसरे को खामोशी से खड़े कितनी देर तक देखते रहे थे। फिर हानिया खुद ही वहाँ से सीधा घर चली आई थी। तब से उसके दिल की अजीब सी कैफियत थी। हानिया मोबाइल पर आती हसाम की कॉल रिसीव करने लगी। तो ये है इसकी आज की एपिसोड, जो कि चौथी एपिसोड है, और मुझे बहुत देर हो चुकी है। मेरा इरादा था मैं नमाज़ पढ़ लूँ पहले, बट मुझे बहुत देर हो गई है, तो मैं अब जाकर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। और आप लोगों ने ये करना है कि मेरे लिए ढेरों ढेर दुआएं करनी है, और कि मेरा मिड्स अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह अच्छा होगा, मेरा मिड्स अच्छा होगा। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ साथ में, और जल्दी आई थिंक सो इसके 2 और पार्ट्स बनेंगे। छोटे पार्ट्स होंगे, वो ज़्यादा मैं लंबा दे नहीं सकती अब। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इसका बन गया होगी एपिसोड, काफ़ी टाइम की बन गई होगी। मैंने वैसे देखा नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन खैर जितना भी हुआ है अभी तक तो बहुत रोले डल गए हैं दरमियान में। दिलावर को गलतफहमी हो गई है, और इसका पता नहीं क्या चल रहा है अब। हानिया का क्या हसाम का सीन चल रहा है, मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो अब इस सस्पेंस को हम इंशाल्लाह कल ख़त्म करेंगे और इसको कल सुनेंगे, ठीक है? तो अपना ढेरों ढेर आप लोगों ने ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।